हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सरप्राइज फार्मा। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस और टॉपिक है गैस क्रोमेटोग्राफी। देखते हैं हम इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, कोई क्रोमेटोग्राफी मीन्स क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है, क्रोमा मिस होता है कलर और ग्राफी मिस होता है राइटिंग, कलर राइटिंग। और क्रोमेटोग्राफी का यूज़ हम जो भी हमारा मिक्सचर होता है उसको सेपरेट आउट करने के लिए करते हैं। अब हम ये देखते हैं, ये जो हमारा रहा ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है और ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी को समझने के लिए हम एक स्विमिंग पूल का एग्जांपल ले सकते हैं। जो हमारा स्विमिंग पूल होता है उसमें मान लीजिए ये तीनों स्विमर है और कॉलम मिस होता है क्या, हॉलो ट्यूब। ये तीनों हमारे स्विमर हैं, ये एक दूसरे से compete करने के लिए रेडी हैं। तो ये क्या करेंगे, जब ये रेस करेंगे एक दूसरे के साथ तो इसमें क्या रहता है कि जो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का या हॉलो ट्यूब का जो लेंथ होता है वो तो फिक्स होता है, लेकिन जो इनकी टाइमिंग होती है वो फिक्स नहीं होती है। मान लीजिए ये पहले पहुंच गया, तीसरा सेकंड में पहुंच गया, ये जो सेकंड है वो थर्ड हुआ, या तो फर्स्ट पहुंच गया, सेकंड पहुंचा, या थर्ड पहुंचा। ये तीनों चाहेंगे कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन तीनों एक साथ नहीं पहुंच सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी होता है ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप होता है। और इसमें क्या होता है कि जो सेपरेशन तो अच्छा होता है लेकिन यह टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। अब प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में देख सकते हैं, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसमें जो टाइम है वो फिक्स रहता है। जैसे मान लो कि इन तीनों को 3 मिनट टाइम या 4 मिनट टाइम मिल गया। अब ये 4 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो वहीं 4 मिनट में रुक जाएंगे। 4 मिनट में मान लो ये यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे टाइमिंग तो फिक्स रहेगी। और जो जितना डिस्टेंस ज़्यादा करेगा उसकी आरएफ वैल्यू उतना ही ज़्यादा रहेगी, और जो जितना कम डिस्टेंस कवर करेगा उसकी आरएफ वैल्यू उतना ही कम रहेगी। और इसका यूज़ भी हम सेपरेशन के लिए करते हैं, लेकिन ये बहुत फास्ट सेपरेशन होता है, इसलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो गैस क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें मोबाइल फेज़ का यूज़ करते हैं। किस लिए, जो मोबाइल फेज़ है वो गैस होता है, और ये गैस क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज होता है वो गैस होता है। अब हम देखते हैं इसका टाइप। गैस क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, जीएससी, और दूसरा होता है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जीएलसी। तो इसमें क्या होता है कि स्टेशनरी फेज़ जो होता है वो सॉलिड होता है और मोबाइल फेज़ जो होता है वो गैस होता है। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। सॉलिड और गैस में क्या हो सकता है कि ये एक दूसरे के ऊपर एडजॉर्ब भी हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है इसमें स्टेशनरी फेज़ तो लिक्विड हुआ और मोबाइल फेज़ जो हो गया वो गैस हो गया। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें इसका प्रिंसिपल पार्टीशन का प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे जैसे पार्टीशन का प्रिंसिपल होता है, इसमें क्या होता है कि गैस या लिक्विड ये गैस और जो लिक्विड होता है ये एक दूसरे से एडजॉर्ब तो हो नहीं सकते। इनका क्या होता है, गैस का जो नेचर होता है वह एक्सपेंडेबल नेचर होता है, वो ऊपर ही रहता है, और जो वाटर रहता है वो नीचे रहेगा। इन दोनों का मिंगलअप नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें क्या होता है, पार्टीशन फेज होता है। और मोबाइल फेज वो रहेगा जो रन करता है, और स्टेशनरी फेज वो रहेगा जो एक जगह रहता है। अब हम देखते हैं वान डेम्टर इक्वेशन। गैस क्रोमेटोग्राफी में वान डेम्टर इक्वेशन का क्या ज़रूरत पड़ गया। वान डेम्टर इक्वेशन में एक होता है HETP, इसका मतलब होता है हाइट इक्विवेलेंट टू द थियोरेटिकल प्लेट। यहाँ पे HETP जो फॉर्मूला होता है उसका होता है B डिवाइडेड बाई म्यू प्लस C म्यू।
और जो ए होता है वो नेग्लिजिबल होता है। जो ए होता है इसको काउंट नहीं करते हैं। क्यों काउंट नहीं करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब रेट थियरी में जो एडी डिफ्यूज़न होता है, जो ए होता है वो काउंट नहीं किया जाता है। क्यों काउंट नहीं किया जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल विल टेक द डिफरेंट पाथ थ्रू द स्टेशनरी फेज एट रेंडम। दिस विल कॉज द ब्रॉडनिंग ऑफ द सॉल्यूट बैंड बिकॉज डिफरेंट पाथ आर नॉट डिफरेंट लेंथ्स। इसमें क्या होता है कि ये जो इनिशियल बैंड है वो तो रेड से शो हो रहा है, ये हमारा सॉल्यूट है, और जो स्टेशनरी फेज है वो ग्रीन से है, और ये जो फाइनल बैंड प्रोफाइल आया है ये रेड कलर से शो कर रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि जो भी स्टेशनरी फेज होता है, अब यहाँ पे स्टेशनरी फेज क्या होता है, ये जो बॉल की तरह दिखाई दे रहा है ये स्टेशनरी फेज होता है। और स्टेशनरी फेज के होने के खातिर मतलब कि जो एडी डिफ्यूज़न है उसमें क्या होता है, ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये तो सॉल्यूट होता है, और जो गैस का नेचर होता है वो शॉर्ट रूट को फॉलो करता है। अब शॉर्ट रूट फॉलो करने से क्या यहाँ पे मतलब है कि जो स्टेशनरी फेज़ है उसमें जहाँ उसको गैप मिलेगा वो वहीं से रास्ता को चुनेगा जाने के लिए। इसलिए जो एडी डिफ्यूज़न है उसे मल्टीपाथ इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। और जो एडी डिफ्यूज़न होता है ना वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रॉड पिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस जो मल्टीपाथ इफ़ेक्ट है गैस क्रोमेटोग्राफी में वो एप्लीकेबल होता ही नहीं है। इसलिए क्योंकि जो गैस की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा शॉर्ट रूट को फॉलो करता है, और इसीलिए मल्टीपाथ इफ़ेक्ट का, ये जो मल्टीपाथ इफ़ेक्ट इसमें दिख रहा है, मल्टीपाथ इफ़ेक्ट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। और इसलिए जो ए की वैल्यू होती है यहाँ पे वो नेग्लिजिबल होती है, और गैस क्रोमेटोग्राफी में इसलिए रेट थियरी का कोई मतलब नहीं होता है। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूज़न। एनालिट डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द सेंटर टू द edges. This cause band broadening if the velocity of mobile phase is high than the analyte spend less time on the column which decrease the effect of longitudinal diffusion। अब इसके कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे जो longitudinal diffusion होता है वो मेजर प्ले रोल करता है किसमें, बैंड के ब्रॉडनिंग में। और बैंड के ब्रॉडनिंग में वो कैसे प्ले करता है मेजर रोल वो हम देखते हैं। ये सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन दो दिखा रहा है, ये किसके लिए दिखा रहा है, ये लिक्विड के लिए दिखा रहा है। और बेसिकली लिक्विड में होता क्या है, लिक्विड में कम डिफ्यूज़न होने के नाते, मतलब उस लिक्विड जो होता है उसमें डिफ्यूज़न तो कम होता है, लेकिन जो उसमें उसका इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होता है लिक्विड का वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कम डिफ्यूज़न होता है। और वहाँ पे जो पीक की ब्रॉडनिंग है वो आने का चांस रहता है। और इसमें क्या होता है, गैस में, गैस का नेचर क्या होता है, एक्सपेंडेबल नेचर होता है। और यहाँ पे एक्सपेंडेबल नेचर होने के नाते यहाँ पे भी यहाँ पे भी हमें बैंड ब्रॉडनिंग देखने को मिलती है। अब देखते हैं रेसिस्टेंस टू मास ट्रांसफ़र। सी द एनालिट टेक ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू इक्विलिब्रेट बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा एनालिट है वो टाइम लेता है, मतलब उससे टाइम लगता है। किस लिए टाइम लगता है कि मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के बीच में इक्विलिब्रेट मेंटेन करने के लिए, कि वो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहें। या जो मोबाइल फेज़ होता है वो स्टेशनरी फेज़ के साथ जिसकी जितना एफिनिटी रहेगी वो उस पर उतना ही डिपेंडेंट रहेगा। इसलिए जो मोबाइल फेज़ होता है, जो मोबाइल फेज़ होता है उसमें क्या होता है, ये जो मोबाइल फेज़ है इसमें क्या होता है कि जो मोबाइल फेज़ होता है उसका फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर फ्लो हम ज़्यादा कर दे रहे हैं
तो क्या होगा, जो मास ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर दो कंपाउंड हैं तो उसका जो जो अगर दो कंपाउंड हैं तो दोनों ही क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, दोनों का मास आउट हो जाएगा, पास आउट हो जाएंगे दोनों। अगर मास ट्रांसफ़र हो गया, ये जो हमारा मास ट्रांसफ़र है वो फोर्स गाइडेड नहीं होना चाहिए। जो हमारा मास ट्रांसफ़र है वो एफिनिटी गाइडेड या सॉल्युबिलिटी गाइडेड होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे एग्जांपल से इसे समझते हैं कि जैसे सुबह में हम फ्लश आउट करते हैं तो उसमें क्या रहता है, जो अगर हम तेज़ से फ्लश आउट कर दिए तो जो जितने भी डर्टी पार्टिकल का मास रहता है वो तुरंत ही फ्लश आउट हो जाता है। अगर हम उसे फ्लश आउट धीरे धीरे करें तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब कि जो पार्टिकल सॉल्युबल हो गया वो तो फ्लश आउट हो जाएगा और जो सॉल्युबल नहीं हुआ वो फ्लश आउट नहीं होगा। यही बात यहाँ बताया गया है कि सॉल्युबिलिटी गाइडेड होना चाहिए, एफिनिटी गाइडेड होना चाहिए, फोर्स गाइडेड नहीं होना चाहिए कि फ्लश दबाए ख़त्म हो गया सब निकल गया, ये नहीं होना चाहिए। क्या हाई एफिनिटी देन बॉर्डनिंग बैंड, इसमें क्या होता है कि अगर हाई एफिनिटी रहेगा तब जो बैंड की ब्रॉडनिंग है वो शार्प आएगी, वो कम आएगी। अब हम देखते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज़ यूज़ होता है उसका कैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। तो जो मोबाइल फेज़ होता है वो तो गैस ही यूज़ होगा, वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। मतलब कि जो गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज़ होता है वो दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो हमारा सैंपल हो और जो इंस्ट्रूमेंट हो वो उससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जो गैस है वो इंस्ट्रूमेंट से या सैंपल से या स्टेशनरी फेज से उससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्ट कर गया तो एक से ज़्यादा पीक आएगी और इम्प्योरिटी आने की संभावना भी हो जाएगी। तो इसलिए अब प्रेशर कितना होना चाहिए, 40 से 80 होना चाहिए। और कौन कौन सा गैस का यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एयर हो गया। अब हम देखते हैं स्टेशनरी फेज कौन कौन से अवेलेबल्स होते हैं। तो 3 टाइप ऑफ स्टेशनरी फेज आर अवेलेबल्स। कौन कौन सा, अनकोटेड सॉलिड मटेरियल, इनट सॉलिड कोटेड विथ थीन लेयर ऑफ लिक्विड और डायरेक्ट कोटिंग लिक्विड। अनकोटेड सॉलिड मटेरियल में कौन कौन सा है, एक्टिवेटेड चारकोल और सिलिका जेल। और इनट सॉलिड कोटेड में कौन कौन सा है, सिलिकॉन पॉलीमर और इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब हम देखते हैं कैपिलरी कॉलम। जहाँ पे भी कैपिलरी कॉलम की बात आ जाए वहाँ हम ये जान जाएं कि वहाँ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है। और इसमें जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसमें क्या होता है, कैपिलरी कॉलम का यूज़ होता है। और जो कैपिलरी कॉलम होता है उसमें एक्टिव स्टेशनरी फेज जो होता है वो लिक्विड होता है। अब हम देखते हैं आगे कि कैपिलरी कॉलम क्या होता है। इसका इंटरनल डायमीटर जो होता है वो 0.2 से लेकर 0.75 मिलीमीटर तक, और जो उसका लेंथ होता है वो 300 मीटर से भी ज़्यादा होता है। अब डब्ल्यू कॉट और यस कॉट क्या होता है। डब्ल्यू कॉट जो होता है वॉल कोटेड ओपन ट्यूब्यूलर और यस कॉट क्या होता है, सरफेस कोटेड ओपन ट्यूब्यूलर। अब डब्ल्यू कॉट क्या है बताता है कि इसमें जो होता है कि डायरेक्ट कोटिंग ऑफ लिक्विड स्टेशनरी फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो डब्ल्यू कॉट है, ये डब्ल्यू कॉट है जो हमारा वॉल होता है उस पर क्या होता है कि डायरेक्ट लिक्विड की कोटिंग होती है, लिक्विड की कोटिंग डायरेक्ट होती है। और जो यस कॉट होता है उसमें क्या होता है कि पहले हमारा उस पर डायटोमियस अर्थ की लेपिंग होगी, डायटोमियस अर्थ सपोर्ट करेंगे, उसके बाद उसके सरफेस पे हम क्या करेंगे,
उसके सरफेस पे हम कोटिंग कर देंगे फिर से। मतलब कि पहले उससे डायटोमियस अर्थ से, जो मटेरियल डायटोमियस अर्थ है उससे हम पहले उससे लेप करेंगे, उससे सपोर्ट लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कोटिंग कर देंगे। और पैक्ड कॉलम क्या होता है? जैसे ही पैक्ड कॉलम की बात आए तो हमें यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड एक्टिव स्टेशनरी फेज का यूज़ किया जाता है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी के मैकेनिज़्म में हम पीछे भी देख लिए थे कि एडजॉर्प्शन का मैकेनिज़्म होता है, और एडजॉर्प्शन का मैकेनिज़्म होने के साथ साथ इसे हम क्या करेंगे, ये जो स्टेशनरी फेज है ये सॉलिड एक्टिव स्टेशनरी फेज है पैक्ड कॉलम में। अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है कि इसका प्रेशर कितना होता है, 40 से 80 psi इसका भी होता है। और ये खास ध्यान रखेंगे कि जो हमारा सैंपल है वो गैस क्रोमेटोग्राफी में सिर्फ मोबाइल फेज गैस का ही यूज़ होगा। ये नहीं कि मोबाइल फेज लिक्विड यूज़ कर लिए, सॉलिड यूज़ कर लिए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी में तो मोबाइल फेज गैस ही रहेगा हमेशा। तो अगर मान लीजिए हमें सैंपल जो है वो लिक्विड मिल गया, लिक्विड मिल गया तो उसे हम कन्वर्ट तो गैस में करना ही होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले हम हीट करेंगे और उसे गैस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए हमें सॉलिड मिल गया, तो सॉलिड को पहले हम डिज़ोल्व करेंगे लिक्विड में, उसके बाद उसको हम गैस में कन्वर्ट करेंगे। अब हम देखते हैं फिर जाके हम गैस क्रोमेटोग्राफी में उसका यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं शेप्स ऑफ कॉलम। कॉलम के क्या शेप होते हैं, मतलब उनकी साइज क्या होती है। अब एक तो हो गया स्ट्रेट, एक तो हो गया यू शेप, एक तो हो गया क्वाइल्ड, और एक क्वाइल्ड शेप में होता है। मतलब एक स्ट्रेट होता है, एक यू शेप होता है और एक क्वाइल्ड शेप होता है। इसमें क्या होता है, जो गैस क्रोमेटोग्राफी में जो भी हम कॉलम को यूज़ करते हैं वो लगभग 300 मीटर लंबा होता है। ये तो पॉसिबल है नहीं कि 300 मीटर लंबा इंस्ट्रूमेंटेशन में हम स्ट्रेट पाइप को यूज़ करेंगे या यू शेप को करेंगे। ये मतलब ये संभव ही नहीं है। संभव कैसे है कि अगर हम उसको कॉइल्ड में यूज़ करें तब तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम क्या देखेंगे कि इसमें ये जो हमारा सिलेंडर दिख रहा है इसमें कौन कौन सा गैस हम यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, और इसमें एयर भी हो गया। तो जब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये जो प्रेशर गॉज लगा है या प्रेशर रेगुलेटर लगा है, जब हम इस यहाँ से वॉल्व को ओपन करेंगे तो ये इसमें यहाँ से वॉल्व को ओपन करेंगे और उसके बाद प्रेशर को रेगुलेट करेंगे, तो जो भी हमारा गैस है वो फ्लो मीटर से होते हुए वो हमारा अवन में आ जाएगा। ये जो है ये हमारा अवन है, जीसी अवन है, जिसका टेम्परेचर 300 से 400 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जब हम अपना सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं, जो इंजेक्शन पोर्ट होता है, ये जो होता है इसकी क्या होती है, सैंपल इंजेक्शन फॉर सिरिंज। ये सिरिंज होती है स्पेशल टाइप की, जिससे हम इंजेक्शन पोर्ट के थ्रू अवन में, जीसी के अवन में उसे हम इंजेक्ट कर देते हैं अपने सैंपल को। यहाँ से फ्लो मीटर से होते हुए ये हमारा गैस गया और यहाँ से हमारा सैंपल आ गया। तो जब हमारा सैंपल लिक्विड था, यहाँ पे अवन में आते ही 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पे जब वो हीट होगा तो वेपर में चेंज हो जाएगा। और वेपर में चेंज हो गया, जैसे हम एक सैंपल को यहाँ पे यूज़ नहीं करते, 2-3 मिक्सचर एक साथ डालते हैं, तो इसमें क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट और जिसका बॉइलिंग पॉइंट या हीटिंग पॉइंट
जिसका हीटिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा और जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, वो तो पीछे रह जाएगा। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम और बॉइलिंग पॉइंट उसकी ज़्यादा रहेगी या हीटिंग पॉइंट, वो क्या करेगा, इस कॉइल्ड के थ्रू डिटेक्टर के पास जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे डिटेक्टर हैं जो यूज़ करते हैं। कौन कौन से डिटेक्टर हैं? थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर हो गया, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्शन हो गया, और एक होता है फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर हो गया, और मास स्पेक्ट्रल डिटेक्टर हो गया। बेसिकली हम यहाँ पे मास स्पेक्ट्रल डिटेक्टर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि तब यहाँ से होते हुए जो भी हमारा सैंपल है वो डिटेक्टर से होते हुए, एम्पलीफायर से होते हुए वो हमारे रिकॉर्डर के पास आ जाएगा। रिकॉर्डर क्या होता है? रिकॉर्डर जो होता है वो रीड आउट करेगा। जैसे हम एक सैंपल, दो सैंपल, तीन सैंपल डाले हैं तो वो रीड आउट करेगा कि कौन सैंपल पहले आया, कौन सैंपल बाद में आया, कौन सैंपल उसके बाद आया। और एक कंडीशन और यहाँ पे फॉलो होती है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट या हीटिंग पॉइंट कम होता है, वो क्या करता है, वो पीछे रह जाता है। उसके लिए फिर हम टेम्परेचर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, या तो आइसोलेटेड या तो आइसोथर्मल ऑपरेशन का यूज़ करके हम यहाँ से क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग के थ्रू टेम्परेचर बढ़ा के जो भी हमारा सैंपल है उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं डेरिवेटाइजेशन। डेरिवेटाइजेशन क्या होता है? कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन वोलेटाइल में रहते हैं, डिकम्पोज फॉर्म में रहते हैं हीटिंग के बाद। एग्जाम्पल क्या हो गया? स्टेरॉयड। और वो क्या होता है, वो शार्प पिक नहीं देते। अगर नॉन वोलेटाइल हो गया तो वो शार्प पिक कहाँ देगा? एग्जाम्पल फैटी एसिड। अगर इन सब में कोई प्रॉब्लम आता है तो गैस क्रोमेटोग्राफी में सिलाइलेटिंग एजेंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं। सिलाइलेटिंग एजेंट किस लिए यूज़ किया जाता है? कि जो नॉन वोलेटाइल होता है या डिकम्पोज होता है, नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल फॉर्म में चेंज करके हमें गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करने के लायक बना देता है। मतलब कि जो एल्कोहल है वो नॉन वोलेटाइल फॉर्म में है और इसको वोलेटाइल में करने के लिए सिलाइलेटिंग एजेंट का यूज़ करके हम ईथर में चेंज कर लेंगे, अमाइन को सिलाइलिन अमाइन में चेंज कर लेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में चेंज कर लेंगे, थायोल्स को थायो एस्टर में चेंज कर लेंगे। इस तरह हम यूज़ कर लेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी में सिलाइलेटिंग एजेंट का यूज़ करके नॉन वोलेटाइल सैंपल्स को वोलेटाइल में चेंज करके यूज़ कर लेंगे। अब हम देखते हैं टेम्परेचर प्रोग्रामिंग क्या होता है। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग एक होता है आइसोथर्मल ऑपरेशन, एक होता है टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। आइसोथर्मल ऑपरेशन का तो सिंपल सा फंडा है। इसमें जो जब हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी में जो भी सैंपल है जब वो रन कर रहा है तो उसमें हम एक ध्यान रखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू दी प्रोसेस। मतलब जो भी प्रोसेस चल रहा है उसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि मिड पॉइंट पे जाके हम टेम्परेचर को लो कर दे रहे हैं या बढ़ा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आइसोथर्मल ऑपरेशन जो होता है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए पूरा प्रोसेस के थ्रू। और टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो हमारा कॉलम टेम्परेचर होता है उसमें क्या करते हैं हम कि कंटिन्यूअसली रेज करते रहते हैं, टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहते हैं। कि मान लीजिए कोई भी हमारा सैंपल है उसको हीट होने में 100 डिग्री सेल्सियस लग रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस का समय लग रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लग रहा है, सॉरी। तो क्या करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जितना भी सैंपल पास आउट हो गया, जो सैंपल पास आउट हो गया वो तो नहीं, अगर जो सैंपल बच गया तो उसको वहाँ से निकालने के लिए या पास आउट करने के लिए हम क्या करेंगे,
टेम्परेचर को कंटिन्यूसली बढ़ाते रहेंगे। ये मान लो 110 डिग्री सेल्सियस को हीट करेंगे तो वो दूसरा सैंपल निकल जाएगा। अगर उससे भी नहीं निकल रहा है तो फिर हम धीरे 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 ऐसे क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाते रहेंगे। इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, कि गैस क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज क्या होता है। मोर वोलेटाइल सब्सटेंस विल सेपरेट आउट क्विकली, मतलब कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं वो तो क्विकली मतलब सेपरेट आउट हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट इसके अपोजिट जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है वो तो पॉसिबल है नहीं कि गैस क्रोमेटोग्राफी से क्विकली सेपरेट आउट हो सके। उसको सेपरेट आउट करने के लिए हमें डेरिवेटाइजेशन का यूज़ करना होगा, और डेरिवेटाइजेशन में हमें सिलाइलेटिंग एजेंट का यूज़ करना होगा, जिसके यूज़ से हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को वोलेटाइल में चेंज कर सकते हैं। हाई रिजोल्यूशन पावर कंपेयर टू अदर मेथड, इसमें क्या होता है कि गैस क्रोमेटोग्राफी जो होता है किसी और क्रोमेटोग्राफी के कंपेयर्ड में इसका जो रिजोल्यूशन है वो थोड़ा हाई होता है। और इस टेक्निक के थ्रू, गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू क्या होता है, जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन आता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और इसका एक एडवांटेज और है, चाहे इसमें कितना भी कम क्वांटिटी का सैंपल क्यों ना रहे वो भी सेपरेट आउट हो जाएगा यहाँ से। और डिसएडवांटेज हम देखते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी का, यहाँ से डिसएडवांटेज एक ही है कि जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हैं वो सेपरेट आउट नहीं हो सकते। ओनली वोलेटाइल सब्सटेंस या सैंपल्स सेपरेट आउट बाय द जीसी। अब दूसरा हम देखते हैं कि ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ द गैसियस सैंपल प्रॉपर अटेंशन इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि जब हम गैस क्रोमेटोग्राफी में जब हम इंजेक्शन पोर्ट के थ्रू और इंजेक्शन पोर्ट के माध्यम से गैस क्रोमेटोग्राफी के अवन में जब हम अपना सैंपल जो होता है उसको हम इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। और जो सैंपल होता है गैस का उसे थर्मली स्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो अगर थर्मली स्टेबल नहीं रहेगा हीट पाके वो डिग्रेड हो जाएगा। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। इसके हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। जो भी हमारा मिक्सचर दिया गया है उसमें जितने जितने कंपोनेंट्स हैं उनकी अलग अलग प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। और इसके थ्रू से हम उसका वेपर प्रेशर और कॉफिशिएंट भी देख सकते हैं। और इट कैन ऑल्सो बी यूज टू चेक फॉर ब्लड एल्कोहल, फूड प्योरिटी, क्वालिटी ऑफ इसेंस ऑयल, मतलब इसका यूज़ करके हम ब्लड में अल्कोहल का डिटेक्शन कर सकते हैं और फूड की प्योरिटी चेक कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है कि जो भी ऑयल्स होते हैं जैसे लेवेंडर ऑयल हो गया, उसमें क्या होता है जो उसकी प्रॉपर इसेंस होती है, जो जेन्यून इसेंस होती है उसको चेक करने के लिए, उसके क्वालिटी को चेक करने के लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं।